नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं राम मंदिर के बारे में एक बड़ा खुलासा करूंगा। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। राम मंदिर में चोरी कैसे हुई, चोरी का पता कैसे लगा, कुल कितना पैसा चुराया गया, हीरों के हार, सोने के मुकुट, चांदी की खड़ाऊं, चांदी की ईंटें कहां हैं। आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वो एक्सक्लूसिव है, पक्की है, इसके सबूत मौजूद हैं। यह कहानी जून के पहले हफ्ते में शुरू हुई, लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड है। मैं आपको उस कमरे के बारे में बताता हूं जहां दान पात्र खोले जाते थे। उनमें भरे नोट टेबल पर उल्टे जाते थे। इस कमरे में 4 टेबल्स लगी हुई हैं। एक मेन टेबल है जहां गिनती होती थी। इस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी हैं जिस पर बैठकर नोट गिनकर बंडल बनाए जाते थे और यहीं चोरी होती थी। इस कमरे में एक शिफ्ट में 22 लोग होते थे। किसी की फ्रिस्किंग नहीं होती थी। लोग डबल जेबों वाली शर्ट पैंट पहनकर आते थे। चढ़ावे की काउंटिंग जूते जुराब पहनकर होती थी। लोग खाने पीने की चीजें काउंटिंग वाले कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हर रोज किसी एक की बारी होती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन सबके लिए 800 रुपए की कचौड़ियां। पैसे चुरा चुरा कर सब अमीर बन चुके थे। पहले दिन से इन्होंने किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने पर पाबंदी और बीच बीच में बाहर जाने पर रोक, हर रूल को तोड़ा। नियम तोड़ने की शुरुआत उस सुभाष श्रीवास्तव ने की जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। पहले दिन काउंटिंग सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ने सुभाष श्रीवास्तव की फ्रिस्किंग की तो वो फैल गया, बिफर गया, शोर मचाने लगा कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं, हम पर कोई संदेह कैसे कर सकता है। तो चंपत राय ने नियम बदल दिया। आदेश दिया गया कि अब रोज रोज आते जाते समय तलाशी नहीं होगी, कभी कभी रैंडम फ्रिस्किंग होगी। यह बड़ा खतरनाक काम था। अयोध्या की पुलिस का काम था फ्रिस्किंग करना, पर उसे तो काउंटिंग रूम के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं दी गई। पुलिस को पूरे परिसर के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल थे, पर जहां नोटों की काउंटिंग होनी थी उस कमरे की फुटेज पुलिस के कंट्रोल रूम को अवेलेबल नहीं कराई जाती थी। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। काउंटिंग करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। काउंटिंग करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे, टिन्नू यादव के करीबी थे। निगरानी करने वाले सुभाष श्रीवास्तव भी अनिल मिश्रा के आदमी थे। सबने सोचा जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी और जब जब मौका लगता था गिनते गिनते नोटों की गड्डियां धीरे धीरे कभी पैंट की जेब में खिसका लेते थे, कभी जूते की जुराबों में छुपा लेते थे और कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल लेते। इन सब के प्रूफ हैं, सबूत हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वहां सीसीटीवी कैमरों में ये सारी हरकतें कैद हो रही थी। अब सवाल है कि इस चोरी का सच सामने आया कैसे? जब सब आपस में मिले हुए तो बताया किसने? असल में जून के पहले हफ्ते में इनमें से एक व्यक्ति ने चंपत राय से शिकायत की कि दान के नोट चुराकर लोग जेबों में गड्डियां भर रहे हैं। चंपत राय ने मंदिर में काम करने वाले आर्मी के कुछ फॉर्मर ऑफिसर से सलाह की और तय किया कि अचानक फ्रिस्किंग कर लेनी चाहिए। लेकिन चोर काफी चतुर चालाक थे। उनके जासूस हर जगह फैले हुए थे। उन तक ये खबर पहुंच गई थी कि आज फ्रिस्किंग होने वाली है। बाहर जाने से पहले सब एक एक करके बाथरूम में गए और चुराए गए पैसे वहां थैलों में छुपा दिए। फ्रिस्किंग हुई, किसी के पास से कुछ नहीं निकला। जब शिकायत करने वालों को डांट पड़ी
तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने तो अपनी आंखों से कई बार लोगों को नोटों की गड्डियां जेबों में भरते देखा था, वो कैसे मान लेता। फिर अचानक सफाई करने वाले कर्मचारी ने काउंटिंग के रूम से जुड़े बाथरूम से नोटों की गड्डियां बरामद की। जब उसने बताया तो राज खुला। चंपत राय ने सीसीटीवी फुटेज देखा और सीसीटीवी फुटेज काफी था, आसान नहीं था उसमें से ढूंढना, लेकिन कुछ लोगों ने कई बार सीसीटीवी को कवर करने की कोशिश की। पहले यह नजर आया और फिर 2-4 लोग नोट जेबों में भरते भी दिखाई दिए। चंपत राय सन्नाटे में आ गए। ये तो उनके अपने लोग थे। वो प्राइवेट सिक्योरिटी वालों को लेकर उनके घर पहुंचे जिन्हें उन्होंने चोरी करते देखा था। दिन भर की मशक्कत के बाद काउंटिंग करने वालों के घरों से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए। इनमें 1100 US डॉलर्स भी शामिल थे। बाद में करीब 20 लाख रुपए इन लोगों के बैंक अकाउंट से भी मिले। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए की रिकवरी अब तक हो चुकी है। चंपत राय नाराज भी थे, परेशान भी थे और हताश भी, पर वो अपने लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा इन लोगों ने गलती तो की है, लेकिन अगर पुलिस में केस कर दिया तो इन लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने ही लोग हैं, पैसा मिल गया, अब इन लोगों को माफ कर देना चाहिए। उन्हें यहां से हटाकर कहीं दूसरे काम में लगा देना चाहिए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, बात पब्लिक हो चुकी थी, प्रेशर बढ़ने लगा था। चंपत राय इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की मांग करने के लिए तैयार हो गए। एसआईटी ने सारे सबूत इकट्ठा किए, 5 दिन जान लगा दी। सुभाष श्रीवास्तव और टिन्नू यादव को कन्फ्रंट किया, थोड़ी सख्ती भी करनी पड़ी। करीब 70 लोगों को इंटरोगेट किया और जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो एसआईटी के लोग भी चौंक गए। सारा सच सामने था। फिर टीवी पर खबरें आने लगी कि हीरे मोती के हार गायब हैं। राम भक्त राजू मनवानी ने कहा कि उन्होंने सिंधी समाज की तरफ से चांदी की 200 ईंटें दान में दी थी, वो कहां गई। ऑल इंडिया बुलियन ट्रेडर एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने कहा कि उन्होंने चांदी का दीपक भगवान रामलला के दान किया था। राम मंदिर के लिए लोगों से चांदी इकट्ठी की थी, उसकी ईंटें बनाकर चंपत राय को सौंपी थी। कहां है। इसी तरह एक और भक्त अनीता भारद्वाज ने चांदी के काक भुषुंडी दान किए थे। हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री ने भी चांदी की चरण पादुकाएं, चांदी की ईंटें और गोल्ड प्लेटेड चांदी का धनुष दान में दिया था। देखिए, दान पात्र का जो ओपनिंग डोर है वो बहुत छोटा होता है, उसमें से सिर्फ नोट डाले जा सकते हैं या हल्की चीजें। तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें थी, ये सारी वस्तुएं दान पात्र में नहीं थी। ये चीजें बाय हैंड डिलीवर की गई थी। राम मंदिर में दान के लिए कई सारे काउंटर हैं जिन पर इस तरह के आभूषण, इस तरह के उपहार दिए जा सकते हैं, लेकिन ये चीजें काउंटिंग रूम तक नहीं पहुंची और चोर तो काउंटिंग रूम में थे। तो फिर ये चीजें कहां गई। जब तलाशी हुई तो एसआईटी ने इन्हें ढूंढकर निकाला। ये सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी चंपत राय के कमरे में सुरक्षित मिले। उन्होंने इन्हें संभाल कर रखा था, इनका पूरा हिसाब किताब लिख कर रखा था, पर वो इतने हैरान थे, परेशान थे। उनकी उम्र भी काफी है, इसलिए उनसे पूछा गया तो उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि कौन से जवाहरात कहां रखे गए हैं। लूट में रिकवर किए गए 80 लाख रुपए भी चंपत राय ने संभाल कर तिजोरी में रख दिए थे। इन नोटों के साथ उन सब लोगों को कन्फेशन भी मिले जिन्होंने दान पात्र से रुपए चुराए थे। सबने स्वीकार किया। अब सवाल है कि अगर हीरे जवाहरात, आभूषण, खड़ाऊ सुरक्षित हैं तो काउंटिंग रूप से कितने की चोरी हुई। मेरी जानकारी है कि रुपए चोरी करने की शुरुआत कुंभ मेले के दौरान हुई, जब भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर आने लगे। ऑन एन एवरेज रोज 5 से 6 लाख रुपए की चोरी हुई। कोई कोई दिन ऐसा होता था जब काउंटिंग में कुछ हजार रुपए ही गिने जाते थे। अब यह कैसे होता था, इसकी जांच की गई तो पता चला ये वो दिन थे जब सिर्फ सिक्के गिने जाते थे।
हिसाब लगाने वालों का अंदाजा है कि जब 4 जून को यह मामला खुला तब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा रुपए गायब किए गए। लेकिन यह सिर्फ एक एस्टिमेट है। यह काम इतने लंबे समय तक चला और इसलिए चल पाया कि निगरानी करने वाले भी मिले हुए थे। सोने चांदी के जवाहरात, इन सब की वैल्यूएशन का काम मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाना था। मिंट के लोग करीब 1.5 महीने मंदिर परिसर में रहे भी। उन्होंने कुछ चांदी गलाने का काम भी किया, वैल्यूएशन भी किया, पर चंपत राय को रास नहीं आया। चंपत राय ने कहा कि मिंट के लोगों पर होने वाला खर्चा बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने सोना चांदी के जवाहरात होते नहीं हैं, इसलिए इनके मंदिर परिसर में होने की जरूरत ही नहीं है। असल में वो राम मंदिर में अपने अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहते थे, न मिंट को, न पुलिस को, न बैंक अफसरों को, न किसी सीईओ को। आरएसएस की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से करीब 1.5 साल तक चंपत राय से बार बार सिस्टम बनाने का कहा गया, कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करने के लिए कहा गया, पर वो एडमेंट थे। अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, उन्हें सिस्टम बनाने के लिए सख्ती से कहना चाहिए था। और उन्हें इस बात का एहसास है कि किसी ने चंपत राय से यह कहने का साहस नहीं किया, करना चाहिए था। पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चंपत राय इस मंदिर के सर्वे सर्वा बनकर बैठे हैं। चंपत राय का मंदिर पर एक छत राज है। वो इसलिए बना रहा क्योंकि ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर बहुत उम्रदराज हैं, बूढ़े हो चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर हैं एडवोकेट के परासरन। परासरन 99 ईयर्स के हैं। उन्होंने राम मंदिर विवाद का पूरा मुकदमा लड़ा। उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया। ट्रस्ट जिस पते पर रजिस्टर्ड है वो परासरन का घर है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाते, इसलिए आमतौर पर ट्रस्ट की मीटिंग पे हिस्सा ले पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, नहीं ले पाते हैं। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, वो भी बहुत आदरणीय है, प्रतिष्ठित हैं। उनकी उम्र 88 साल की है। नृत्य गोपाल दास जी अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए ट्रस्ट के काम में उनका कोई दखल नहीं है। वो एक तरह से सेरेमोनियल प्रेसिडेंट हैं। 91 साल के स्वामी परमानंद जी महाराज भी ट्रस्ट के मेंबर हैं। स्वामी परमानंद जी मां मंडलेश्वर हैं, हरिद्वार में रहते हैं। उम्र उनकी भी काफी है, इसलिए वो रोजमर्रा के ट्रस्ट के काम के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, निगरानी करना उनके लिए संभव नहीं है। ट्रस्ट के एक और मेंबर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्रयागराज में रहते हैं। स्वामी वासुदेवानंद जी की उम्र भी 80 साल से ज्यादा है, इसलिए वो भी नियमित रूप से अयोध्या में ट्रस्ट की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते। कर्नाटक के पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, ये महाराज भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। उडुपी में रहते हैं और वो भी रेगुलरली ट्रस्ट की मीटिंग्स में नहीं आ पाते। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, लेकिन वो ज्यादातर पुणे में रहते हैं। किसी बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए ही अयोध्या आते हैं। अनिल मिश्रा गोविंद गिरी महाराज के विश्वास पात्र थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के फाइनेंशियल कामों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी। इन सब के अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्मोही अखाड़े के संत स्वामी दीनेन्द्र दास जी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये तीनों अयोध्या में ही रहते हैं, लेकिन स्वामी दीनेन्द्र दास जी भी अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट का सारा काम संभालते रहे, जो चाहे फैसले करते रहे, जब चाहे जैसे नियम बदलते रहे। आज दीनेन्द्र दास जी ने कहा कि वो ट्रस्ट की मीटिंग पे जाते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, जो चंपत राय बता देते हैं उस पर वो सहमति जताते रहे। कभी मीटिंग होती है उसके हफ्ता 10 दिन पहले चंपत राय जी व्हाट्सएप भेज देते थे या
पेपर आया था। फैसले ट्रस्ट में कौन लेता था? चर्चा होती थी या चंपत राय अकेले फैसले लेते थे? चंपत राय बोले सबको सूचना मिल जाती थी, जब सब लोग हाँ बोलते थे वो हाँ मान ले जाता था, सबको संतुष्ट बना के काम चलता था। अब एक बात तो साफ है कि ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय की ही चलती थी। जो चाहते थे, जितना चाहते थे, जैसा चाहते थे, उतनी जानकारी ट्रस्ट की मीटिंग में शेयर करते थे। जैसे चाहे नियमों में बदलाव कर देते थे। इसीलिए चढ़ावे की लूट करने वालों को खुली छूट मिली। अब पुलिस महापाप करने वालों के खिलाफ सबूत जुटा रही है। आज फैजाबाद पुलिस अदालत से परमिशन लेकर जेल में गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आशुतोष तिवारी ने जेल में ही अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए बरामद किए गए थे। अविनाश शुक्ला के खातों की पड़ताल के बाद आज पुलिस ने जेल में उससे सवाल पूछे। दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रशासन ने अयोध्या के रेडियो ऑपरेशन ऑफिसर अर्जुन देव का ट्रांसफर कर दिया। अर्जुन देव पिछले 17 साल से अयोध्या में ही पोस्टेड था। राम मंदिर कैंपस में लगे सभी 1600 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज पर निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव की थी। 17 साल में कई बार अर्जुन देव का ट्रांसफर हुआ, लेकिन हर बार उसने अप्रोच लगाई, उसका ट्रांसफर हो जाता था। पता यह भी लगा कि अर्जुन देव और टिन्नू यादव अच्छे दोस्त थे, हाथों में हाथ डालकर घूमते थे और दोनों के दोनों चंपत राय के करीबी थे। इसलिए राम मंदिर परिसर में अर्जुन देव का रोल बढ़ता गया। चढ़ावा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने अर्जुन देव से भी पूछताछ की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने, प्रशासन ने राम मंदिर की सुरक्षा और परिसर में आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखने के पुख्ता इंतजाम किए थे। मंदिर परिसर के चारों तरफ 15 फीट ऊंची 4 किलोमीटर लंबी दीवार बनवाई गई। थोड़ी थोड़ी दूर पर वॉच टावर बनाए गए। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में चप्पे चप्पे पर 1600 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। इनमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे, फेस रिकॉग्निशन कैमरे और पोर्टल जूमिंग कैमरे भी शामिल हैं। सब कुछ हाईटेक है। इन कैमरों की नजर से न कोई व्यक्ति बच सकता था, न कोई संदिग्ध गतिविधि छुप सकती थी। लेकिन यह सब तब होता जब सिस्टम काम करता। जिस शख्स पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, जब वही चढ़ावा चोरी के आरोपी का दोस्त निकला तो चोरी कैसे पकड़ में आती। हालांकि शुरुआती जांच के बाद आज अर्जुन देव के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया गया। अब अर्जुन देव को अयोध्या से गोरखपुर भेजा गया है। इस मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो राम भक्तों का आहत करने वाले हैं। बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने आज कहा कि भगवान से ही छल करने वालों को उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, लेकिन अब ऐसा पाप न हो, इसके लिए जरूरी है कि मंदिर में जांच परख कर ही लोगों को सेवा में रखा जाए। राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करने वालों ने जो पाप किया है उसकी सजा तो उन्हें कानून भी देगा।
और हमारे यहाँ तो मान्यता है कि मंदिर में चोरी करने वाले को 7 जन्मों तक दंड भुगतना पड़ता है। अब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेताओं की आंखें भी खुली हैं। पहले राउंड में 6 जुलाई को राम मंदिर के ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा को हटाकर नई नियुक्तियां की जाएंगी। इन दोनों के अलावा एक और वैकेंसी है। अयोध्या राज परिवार के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का निधन हो जाने के कारण उनकी जगह खाली है, इसीलिए 3 नए ट्रस्टीज अपॉइंट होंगे। मेरा सुझाव है कि अगर नए ट्रस्टी बैंकिंग, फाइनेंस और प्रशासनिक क्षमता वाले होंगे तो बेहतर होगा। राम मंदिर का प्रशासन चलाने के लिए एक प्रोफेशनल सीईओ होना चाहिए। तिरुपति मंदिर में काउंटिंग का काम बैंकों के कर्मचारी या फॉर्मर बैंकिंग ऑफिशियल करते हैं। उन्हें सिर्फ एक धोती पहनकर काउंटिंग करने की परमिशन होती है और सारी काउंटिंग खुले में सबके सामने होती है। ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है इन सबके साथ राम मंदिर में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। ऐसा ऑफिसर जो इंडिपेंडेंट हो, जिसकी इंटेग्रिटी अबव बोर्ड हो, जिसके पास विजिलेंस और इन्वेस्टिगेशन का अनुभव हो। हमारे देश में ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे की लूट को अब विपक्ष सियासी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और उनके पास मौका भी है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ऐलान किया कि वो जल्दी ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। चढ़ावे में चोरी का जो पाप हुआ है उसके लिए भगवान से माफी मांगेंगे। आज यूपी कांग्रेस के नेताओं का डेलीगेशन अयोध्या पहुंच भी गया, लेकिन हंगामे के आसार थे, माहौल खराब हो सकता था, इसलिए प्रशासन ने इन लोगों को मंदिर तक जाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को कोसा, आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे लोगों को फंसाकर चढ़ावे की लूट करने वाले बड़े लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए विपक्ष का मुंह बंद किया जा रहा है। लेकिन योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की जुबान से प्रभु राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि ये लोग मन, वचन और कर्म से राम विरोधी हैं। योगी आज रामपुर में थे। उन्होंने कहा जो लोग राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज उनके मुंह से राम मंदिर की बात सुनकर हैरानी होती है। ये लोग राम भक्तों को बहकाने की, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। जिस उत्तर प्रदेश में विरासत का अपमान समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था, वे कहते थे कावड़ यात्रा नहीं निकलने देंगे, उत्सव के पहले उपद्रव प्रारंभ हो जाते थे, कोई पर्व और त्योहार के पहले दंगे फसाद उत्तर प्रदेश की पहचान बन जाती थी। 2017 के पहले न होली, न दीपावली, न विजयादशमी, न रामनवमी, न सावन के महीने का कोई पर्व, न जन्माष्टमी के आयोजन को ही करने दिया जाता था। आज आप देखते होंगे कावड़ यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलती है, कोई रोक टोक नहीं। दुर्गा पूजा शानदार तरीके से होती है, कोई रोक टोक नहीं। दीपावली का आयोजन पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। जिस समाजवादी पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम को रोक लगाई थी, हमारी सरकार ने उस रोक को दूर करके
भगवान राम के जन्मोत्सव रामनवमी का आयोजन हो, श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, दुर्गा पूजा हो, कोई भी पर्व और त्योहार हो, उन सभी की बाधाओं को दूर करके आज फिर से उत्सवपूर्ण माहौल के रूप में उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। इसके बाद योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के नेता किस मुंह से राम मंदिर का नाम ले रहे हैं। जनता भी ऐसे काल नेमियों अच्छी तरह पहचानती है, कोई इनके बहकावे में नहीं आएगा। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई, उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। उनकी चिढ़ है नेमी सारण्य के विकास को लेकर, मथुरा वृंदावन को लेकर, सुख तीर्थ को लेकर, और जो हमारे विधायकों के द्वारा हर एक पौराणिक स्थल को और विरासत से जुड़े हुए स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है, इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। जनता जनार्दन इनको सबक सिखा चुकी है। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। राम मंदिर में जो पाप हुआ, अखिलेश यादव उसे यूपी के चुनाव में इशू बनाने की कोशिश करेंगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के दान में चोरी पर तुरंत एक्शन लिया, एसआईटी बनाई, उसी की जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। योगी ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। अब एसआईटी की दूसरे राउंड की जांच शुरू हो चुकी है और इसमें इस बात की जांच की जाएगी कि मंदिर में आया चढ़ावा गिनने की व्यवस्था में क्या क्या कमियां हैं, इतने बड़े पैमाने पर चोरी कैसे संभव हुई, ताकि इसके आधार पर एक नया सिस्टम बनाया जा सके। हालांकि कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो योगी से नाराज हैं, वो भी मौके का फायदा उठा रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ऐलान कर चुके हैं कि अगर चढ़ावे की लूट के मामले में बड़े लोगों को बचाया गया तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन आज स्वामी जी को शायद समझ में आया, एहसास हुआ कि कितने लोग उनकी बातों पर यही यकीन करते हैं। सैकड़ों की भीड़ में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कुल 4 सपोर्टर मिले। असल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने का अभियान चला रहे हैं। इसके लिए पूरी यूपी में घूम घूम कर सपोर्ट जुटा रहे हैं। उन्होंने एक
मोबाइल नंबर जारी किया है और अपने फॉलोअर से कहा कि जो लोग गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के मुद्दे को सपोर्ट करते हैं वो इस फोन पर मिस्ड कॉल करें। इसी अभियान के सिलसिले में स्वामी जी बरेली पहुंचे थे। एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। शंकराचार्य को देखने, उनकी बात सुनने लोगों की भीड़ भी जुड़ी हुई थी। स्वामी जी गदगद थे। उन्होंने बड़े जोश से कहा कि जिन जिन लोगों ने उनके अभियान को सपोर्ट किया है, जिन जिन लोगों ने मिस्ड कॉल दिया है, वो हाथ उठाएं। कुल 4 लोगों ने हाथ उठाए। ये देखकर स्वामी जी आग बबूला हो गए। उन्होंने माइक किनारे रख दिया और प्रोग्राम को बीच में ही छोड़कर वहां से चले गए। 3-4 लोग ही उठा रहे हैं, इसका मतलब या तो सुन नहीं रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3-4 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, हम नहीं बोलते हैं, हम चुप हो जाते हैं। अभी मुकेशानंद खुलेआम सियासत का खेल खेल रहे हैं। यूपी में चुनाव है, वो हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, गाय और मंदिर के सवाल पर योगी को घेरने का प्रयास करेंगे, अखिलेश को सपोर्ट करेंगे। ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो राजनीति का खेल खेलेंगे तो फिर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सकता जो एक शंकराचार्य को मिलना चाहिए। आज यूपी से एक और बड़ी सियासी खबर आई। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने इस्तीफा दे दिया। कमाल अख्तर मुरादाबाद की कांट सीट से विधायक हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा सांसद हैं। कमाल अख्तर की रुचि वीरा के साथ अनबन चल रही है। पिछले हफ्ते रुचि वीरा ने सार्वजनिक तौर पर कमाल अख्तर के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। आरोप लगाया था कि कमाल अख्तर उन्हें अपमानित करते हैं, पार्टी के कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जाता। उन्होंने इसकी शिकायत अखिलेश यादव से की। इसके बाद 25 जून को अखिलेश यादव ने दोनों को लखनऊ बुलाया, लेकिन दोनों अखिलेश यादव के सामने ही भिड़ गए। इसके बाद आज कमाल अख्तर के इस्तीफे की खबर आई। इससे रुचि वीरा तो खुश हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उनकी बात सुनी, पार्टी की एकता के लिए कदम उठाया, ये अच्छी बात है। देखिए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बेहतर जानते हैं। मेरा साथ जो भी पिछले कुछ दिनों से एपिसोड चल रहा था, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीजों से अवगत करा दिया था। अब उन्होंने सही सोचते हुए या एक अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रशंसा करती हूँ इस बात की, क्योंकि वो हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करते हैं और पार्टी में अनुशासन बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम लोगों को अब चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से। जो चुनाव अब आने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें भाजपा से लड़ना है। तो जो भी परिस्थितियां पिछले दिनों रही, वो मैंने सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो उनसे अवगत करा दिया। अब उनका फैसला है कि उन्होंने अनुशासन की तरफ ये कदम उठाया है। रुचि वीरा तो खुलकर बोल रही हैं, लेकिन कमाल अख्तर आज संभल कर बोले। कमाल अख्तर ने कहा कि उनके मन में कोई खटास नहीं है, वो पक्के समाजवादी हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के कहने पर इस्तीफा दिया है। अब आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। देखिए, पार्टी बहुत बड़ी है और बड़ी पार्टी के अंदर आपस में लोगों में इत्तेफाक न इत्तेफाकी चलती रहती है और इस तरह की कोई बात ही नहीं है। और अगर कोई चीज़ है भी तो आप उनसे जाके पूछिए जिनका नाम ले रहे हैं। मेरे मन में या मेरे तरफ से तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होगी तो वो बताएंगे आपको। पीडीए को मजबूत करने के लिए कमाल अख्तर साहब ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे जैसे खड़े आते आज तक दिखे हैं। 30 साल समाजवादी पार्टी को मजबूत करते करते हम लोग यहाँ तक आए और जब तक जीवन रहेगा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही जीवन का ध्येय है और यही जीवन का मकसद है। यूपी में अगले साल असेंबली इलेक्शन होने हैं। अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नेताओं के आपसी झगड़ों का खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े। इसलिए उन्होंने अच्छा किया, कमाल अख्तर का इस्तीफा लेकर रुचि वीरा का गुस्सा शांत कराया। अब रुचि वीरा तो खुश है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कमाल अख्तर क्या कमाल करेंगे, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। आज एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक बार फिर झटका दिया। उद्धव ठाकरे के करीबी सचिन अहीर ने आज पाला बदल लिया। सचिन अहीर शिंदे की सेना में शामिल हो गए। एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर को विधानसभा परिषद में वाइस चेयरमैन बनाने का फैसला किया है। सचिन अहीर ने आज इसके लिए पर्चा भी फाइल कर दिया। सचिन के नॉमिनेशन में
शिवसेना के नेताओं के अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले हफ्ते महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में सचिन अहीर उद्धव ठाकरे की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शामिल हुए थे। मायावती की सरकार को विधानसभा में कैसे घेरना है, इस पर रणनीति बना रहे थे। लेकिन आज अचानक सचिन अहीर एकनाथ शिंदे के साथ विधान परिषद के उपाध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेताओं को हवा ही नहीं लगी। सचिन अहीर का जाना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा सियासी झटका होगा, क्योंकि वो उद्धव और आदित्य ठाकरे दोनों के भरोसेमंद थे। आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से विधायक हैं, इस सीट से सचिन अहीर विधायक रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के लिए वर्ली सीट छोड़ दी थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में मायावती की आंधी के बावजूद सचिन अहीर ने आदित्य ठाकरे को वर्ली से जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने सचिन अहीर को विधान परिषद भेजा, एमएलसी बनाया, लेकिन आज सचिन अहीर ने साथ छोड़ दिया। तो आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सचिन अहीर और उनके परिवार वालों को मन चाहे पद दिए, लेकिन अब उन्हें बीजेपी से कोई बड़ा ऑफर मिला होगा, इसलिए साथ छोड़ दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि सचिन अहीर पर भरोसा करके पार्टी ने गलती की, लेकिन जनता ऐसे स्वार्थी लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। करीबी हो करीबी ना हो, बात यही होती है कि आप किस नैतिकता के आधार पर चलते हैं, वही सबसे अहम मुद्दा होता है जीवन में। अगर आपको विधायक बनाया गया है, आपकी बेटी को हमने एनजीओ की जो कोटा है उसमें से प्रभाग समिति दी है, आपके भाई को बीएसटी की समिति दी है, आपको भारतीय कामगार सेना दी है, आपको और कोई यूनियंस दी है, तो नैतिकता के आधार पे आप तो उसी पार्टी के साथ रहने चाहिए। और अगर उतनी भी नैतिकता नहीं है तो आप आईने में कैसे देख सकते हो खुद को? देखिए क्या है कि जो पर्सनल रीजंस होते हैं, जिनका दिल किसी और में अटक जाता है, तो क्या रीजन देंगे? आइए चलो चर्चा करते हैं। यहाँ क्या हमने कम दिया, बुलाइए आप भी, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। नेताओं की परख में कहीं आप लोग की कमी रह गई? शायद हो सकती है, क्योंकि हम तो अंधविश्वास डालने वाले, हम अंधभक्त नहीं है, लेकिन जो साथ में होता है, जो आसपास होता है, उसमें हम अंधविश्वास करते हैं। देश में परिवर्तन 29 में होगा। जिन्होंने अयोध्या में भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने उज्जैन में भ्रष्टाचार किया है, उन्हें ये देश की जनता स्वीकारेगी नहीं। उद्धव और आदित्य ठाकरे से अपना घर नहीं संभल रहा, लेकिन वो भविष्यवाणी दूसरों के बारे में कर रहे हैं। आज आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ज्यादा दिन तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखो, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। सचिन अहीर ऐसे नेता हैं जिनके दोस्त सभी पार्टियों में हैं। वो पहले एनसीपी में थे, जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो सचिन अहीर मंत्री थे, फिर उद्धव ठाकरे के साथ आए तो मातोश्री के विश्वास पात्र बन गए, लेकिन एकनाथ शिंदे के कांटेक्ट में भी लगातार बने रहे। अब शिंदे की मदद से विधान परिषद के उपाध्यक्ष बन जाएंगे। पहले जो नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गए, वो शिंदे की पार्टी में शामिल होने के बाद उद्धव ठाकरे को बुरा भला कहते थे, लेकिन सचिन अहीर ने सिर्फ इतना कहा कि जब तक उद्धव के साथ था तब तक उनके हर आदेश का पालन किया। अब शिंदे के साथ हूं तो शिंदे के हाथ मजबूत करूंगा। शिंदे ने उन्हें इतनी बड़ी पोस्ट का कैंडिडेट बनाया है, इसके लिए थैंक यू। जो जवाबदारी मुझे एकनाथ शिंदे जी ने दी है, वह पूरी ईमानदारी से निभाकर सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर और सभी घटकों को न्याय देने का मैं प्रयास करूंगा। और एक कार्यकर्ता को इतने बड़े पद के ऊपर बिठाने का जो उन्होंने मुझे बहुमान दिया, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सचिन अहीर से बार बार पूछा जा रहा था कि उन्होंने उद्धव की शिवसेना क्यों छोड़ी। सचिन ने इसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव की पार्टी के लोग उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, ये सोचना उद्धव का काम है। अगर उद्धव आत्मचिंतन करेंगे तो उन्हें वजह समझ में आ जाएगी। शिंदे ने कहा बहुत लोग उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आने को तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो काम करता है फूल प्रूफ तरीके से करता है।
ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और इसलिए लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए एजेंडा, विकास का एजेंडा। लोगों को स्थगिती सरकार नहीं चाहिए, लोगों को प्रगति सरकार चाहिए। लोग चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव हो जाए और इसीलिए आज सचिन अहिर जैसे कार्यकर्ता, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, जिनका समाज में एक बड़ा अस्तित्व है, और ऐसे लोग क्यों आ रहे हैं, इसकी सोच, इसका विचार, इसका आत्मचिंतन, इसका आत्म परीक्षण सामने वालों ने करना चाहिए। क्या यूपीटी पार्टी के और भी विधायक आपके संपर्क में है? ऑपरेशन टाइगर क्या अभी भी चल रहा है? अभी ये ऑपरेशन छोटे मोटे करते रहता हूँ मैं। एकनाथ शिंदे जे करतो ते फुल प्रूफ करतो, फुल प्रूफ। त्याच्यामध्ये काही अडचण त्याच्यामध्ये नहीं। सचिन अहिर उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी लोगों में से थे, इसलिए उनके पार्टी छोड़ने से सब हैरान हैं। कांग्रेस के नेता अमीन पटेल ने कहा कि आजकल माहौल बड़ा अजीब है, कौन कब कहां चला जाए कोई नहीं जानता। पटेल ने कहा कि 2 दिन पहले वानखेड़े स्टेडियम में मां विकास अघाड़ी के कार्यक्रम में सचिन अहिर सबसे आगे थे, महायुति को जमकर कोस रहे थे और 48 घंटे के बाद महायुति का गाना गाने लगे। ये हैरानी की बात है। 2-3 रोज पहले जब मां विकास अघाड़ी का मीटिंग था वानखेड़े स्टेडियम में, सचिन बाबू हम लोग साथ में बैठे थे, बातचीत हो रही थी, मस्ती मजाक हो रही थी, सीरियस बातें हो रही थी। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि सचिन बाबू जो है वो यूबीटी छोड़ के शिवसेना शिंदे में प्रवेश कर लेंगे। आज सुबह जब अर्ली मॉर्निंग से बातें आना शुरू हो गई, बड़ा आश्चर्य लगा कि सचिन बाबू जैसा आदमी जो ठाकरे परिवार का बहुत ही करीबी समझा जाता था, माना जाता था, लोग उनको आदित्य ठाकरे के साथ चलने वाला, पूरे महाराष्ट्र में दौरा करने वाला नेता क्षेत्र से था। हाँ, वर्ली से उनके चुनाव क्षेत्र से था। उसके अलावा महाराष्ट्र में अनेक ऑर्गेनाइजेशन को वो लीड करते थे, उनके सब कामकाज देखते थे। अफसोस हुआ मुझको ये जान करके सचिन बाबू अगर उद्धव के विश्वस्त नेता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं तो उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। ये मान कर नहीं बैठने जाना चाहिए कि सब रुपए पैसे के लालच में पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। सच तो एक एकनाथ शिंदे प्रोएक्टिव हैं, वो अपनी और उद्धव की पार्टी के एमपीज एमएलए से लगातार मिलते रहते हैं, कमज़ोर नस ढूंढते रहते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि उद्धव काफ़ी ढीले ढाले हैं, लोगों से कम मिलते हैं और इसका उनको लगातार नुकसान हो रहा है। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में अब भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह के केस में हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी का आदेश हो गया, उन पर तलवार लटक रही है। पुलिस ने हुमायूं कबीर के घर जाकर नोटिस दिया। हुमायूं कबीर को अगले 2 दिन में 2 अलग अलग पुलिस थानों में पेश होने के लिए कहा गया है। हुमायूं कबीर ने 8 जून को शक्तिपुर में और 26 जून को रेजी नगर की सभा में प्रोग्रेटिव भाषण दिए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे। हुमायूं कबीर ने कहा था कि जिस दिन वो हजारों मुसलमानों को लेकर सड़क पर उतरेंगे तो बीजेपी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। हुमायूं ने सीधे चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करते हुए कहा था कि अगर उनका मूड खराब हुआ तो भूल जाएंगे कौन एसपी है और कौन सीएम, वो सबको ठीक कर देंगे। लेकिन जैसे ही हुमायूं कबीर के भाषण का वीडियो सामने आया तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। जिस कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने भड़काऊ भाषण दिया था, उस प्रोग्राम के 3 आयोजकों की गिरफ्तारी हो गई तो हुमायूं कबीर के तेवर ठंडे पड़ गए। उन्होंने कहा वो तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अब अगर पुलिस बोलने पर भी गिरफ्तार करेगी तो जेल जाना ही पड़ेगा। हाँ, मुख्यमंत्री तो সেটা ওপেন বলেছেন বিধানসভার মধ্যে, ঘোষণাই করেছেন তিনি শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শক্তিশালী পুলিশ মন্ত্রী, তিনি পুলিশের পাশে থাকবে, পুলিশ যত অন্যায় করুক তাকে প্রোটেক্ট করবে, তিনি ওপেন বলেছেন। যে কোনো মুহূর্তে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিতে পারেন, গ্রেফতার হলে হব। কি বলবো, সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়। अन्यायभावे केउ यदि कारो ऊपर जुलुम करे सेटार मुकाबला करे बेचे था। हुमायूं कबीर ने जो कहा उसका मतलब हिंदी में आपको बता देता हूं। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी विधानसभा में बोल चुके हैं कि वो शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पुलिस है, इसलिए वो जो चाहे कर सकते हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो डरेंगे नहीं,
4 तारीख को स्टेट कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा अब गड़बड़ी करने वालों को संभल जाना चाहिए। अब बंगाल में ममता की नहीं बीजेपी की सरकार है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार में हर धमकीबाज का पूरा इलाज होगा। जो गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी करने के बाद सोचते हैं मैं बच जाऊंगा, 2 महीना 3 महीना जेल रहूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा, 10 दिन 15 दिन बाद भी जेल कोई चीज छूट जाता है, वो सब अभी आगे आने वाले समय में बचेंगे नहीं। ये नोटिस तो जाएगा ही जाएगा। आप डराने की कोशिश करोगे, बोलोगे कि आप हम मुसलमानों को लेकर जब उतरेंगे, ये जो भीड़ से डराने की जो कोशिश, ये कोशिश जब सरकार वीक सरकार थी, यानी लाचार सरकार थी, उस समय आप डराते थे, सरकार मान लेती थी। ये लाचार सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट कर दिया है, इस तरीके का गुंडागर्दी कोई करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा। अब एक बात तो साफ है, तृणमूल कांग्रेस के जो नेता दूसरों को डराते थे, आज वो खुद डरने लगे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ बिल पेश किया है। वो कानून बनाएंगे और इसके तहत गड़बड़ी करने वालों को, दूसरों को धमकी देने वालों को 12 महीने जेल में रखने का प्रोविजन है। इसीलिए हुमायूं कबीर की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई होगी। अब राजस्थान की बात करते हैं। आज जयपुर से ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। अभी तक तो हम पेपर लीक की बात करते थे, लेकिन जयपुर के एक एग्जाम सेंटर में ठेके पर नकल कराई जा रही थी और यह सब चोरी छुपे नहीं, खुलेआम हो रहा था। एग्जाम सेंटर में बाकायदा टेंट लगाया गया, प्रोजेक्टर लगाया गया, ब्लैक बोर्ड्स रखे गए, पेपर में आए सवालों के जवाब बोर्ड पर बताने के लिए टीचर्स बुलाए गए और उसके बाद इस टेंट के नीचे उन 45 स्टूडेंट्स को बैठाया गया जिनसे पैसा लेकर एग्जाम में पास कराने की गारंटी दी गई थी। लेकिन एक गड़बड़ हो गई। एग्जाम सेंटर की मेन बिल्डिंग में जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे, उन्हें इस बात की भनक लग गई। उन्हें पता चल गया कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं, उन्हें अलग बैठाकर मास चीटिंग करवाई जा रही है। जैसे ही बात फैली, सारा खेल खराब हो गया, हंगामा शुरू हो गया। ईमानदारी से इम्तिहान दे रहे छात्रों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। जिस टेंट के नीचे सामूहिक नकल का इंतजाम था, उस पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दे दी, पुलिस पहुंची, 4 लोग अरेस्ट किए गए और एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। असल में जयपुर में पैरा मेडिकल डिप्लोमा का एग्जाम था। प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज को एग्जाम सेंटर बनाया गया था। झुंझुनू के पैरा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का सेंटर इसी कॉलेज में था। इस कॉलेज के संचालक ने 5-5 लाख रुपए में स्टूडेंट्स को पास कराने का ठेका लिया। 45 छात्रों ने पैसे दे दिए तो कॉलेज के संचालक ने सारी सेटिंग की। एग्जाम सेंटर में इन 45 छात्रों के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया। जैसे ही पेपर मिला तो टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट्स को उसके जवाब बताने शुरू कर दिए। छात्रों को मोबाइल फोन पर इंटरनेट के जरिए आंसर खोजने की छूट दे दी। लेकिन कुछ ही देर में मास चीटिंग की बात फैल गई और हंगामा शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में जब पुलिस पहुंची तो एग्जाम सेंटर में नकल कराने पहुंचे टीचर्स भाग गए। जो स्टूडेंट पैसा देकर सुविधा का लाभ उठा रहे थे, वो भी आंसर शीट छोड़कर खिड़कियों से कूदकर खेतों की तरफ भागे। कुछ ही मिनटों में नकल कराने के लिए बना टेंट खाली हो गया। रूम में जो लोग पेपर दे रहे थे, उनको भनक लगी कि यहाँ पर नीचे कुछ बच्चों को स्पेशल एरिया बनाकर, यानी जो परीक्षा देने आए थे, उनको नकल कराई जा रही थी। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। नकल कहाँ हो रही थी? नकल दरअसल हो रही थी इस जगह पर, टेंट के नीचे। यहाँ पर कुछ प्रोजेक्टर्स लगाए गए, पर्ची दी गई, मोबाइल फोन्स अलाउ किए गए और वहाँ पर मोबाइल फ़ोन पे सारा का सारा जवाब उनको क्वेश्चन पेपर्स का सब मिल रहा था। ये आंसर शीट्स देखिए, अब आप एक एक आंसर शीट से आपको चीज़ों को समझ में आ जाएगी। ये देखिए, ये परीक्षा है डिप्लोमा ईसीजी टेक्नोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। आप ये देखिए आंसर शीट, शुरू ही हुआ था पेपर,
कि उस वक्त हंगामा शुरू हो गया। प्रोजेक्टर ब्लैक बोर्ड पे लिख के बाकायदा नकल कराई जा रही थी। अब आप देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस जगह पर सामने की तरफ ये देखिए, ये एक बोर्ड रखा गया है। अमूमन इस तरीके के बोर्ड्स बाहर रहते हैं कि रोल नंबर्स वगैरह रहेंगे, लेकिन इस तरीके के बोर्ड्स लगा दिए गए थे। एक यहाँ रखा है, एक बोर्ड इस टेंट के नीचे दबा हुआ है। इन बोर्ड पे जवाब जो हैं वो लिखे जा रहे थे। मिटा दिया गया है हालांकि बोर्ड को। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ये जो बोर्ड्स हैं और ये जो टेंट बना हुआ है, इसी के नीचे सारे जवाब जो हैं, जिन लोगों को 45 लोगों को बैठाया गया, उन जवाबों को बोर्ड पर लिखकर मोबाइल पर और एक आध कमरे में जो बताया है वहाँ पर प्रोजेक्टर पर सारे जवाब दिए जा रहे थे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी उनके सामने था, आंसर शीट उनके सामने थी और उसके बाद उनको मोबाइल पे सारे जवाब मिल रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही पता लगा कि यहाँ पर नकल कराई जा रही है, तो ऊपर जो लोग बैठे हुए थे, जो परीक्षा दे रहे थे, वहाँ से हंगामा शुरू हो गया। तोड़फोड़ ऊपर से शुरू हुई, नीचे आके तोड़फोड़ करने शुरू कर दिया। उसके बाद यहां से लोगों को हटाया गया। हालांकि पुलिस ने कुल 4 लोगों को अरेस्ट किया है। जो लोग गिरफ्तार किए गए उनमें कॉलेज संचालक रामकृष्ण मंडीवाल और कॉलेज के मैनेजर देवकृष्ण के अलावा 2 टीचर्स भी हैं। जांच में पता लगा कि जिन 45 छात्रों को पास कराने का ठेका लिया गया था, उनमें ज्यादातर ऐसे थे जो 2-2 बार पहले ही एग्जाम में फेल हो चुके थे। पुलिस को इन लोगों के पास एक डायरी भी ली है, जिसमें छात्रों के नाम, उनसे ली गई रकम की डिटेल्स है। जो स्टूडेंट्स पूरा पैसा नहीं दे पाए, उनसे गारंटी के तौर पर ब्लैंक चेक लिया गया था। जो हमारे सामने बात सामने आई है, इनकी जो प्लानिंग थी कि वो कुछ बच्चे जिनके बार बार बैक लग रहे हैं, और ये जो एग्ज़ाम था वो पर्टिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम था, उसमें कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका मतलब पूर्व में बैक लग चुकी है। तो उनमें से कुछ बच्चों से इन लोगों ने पैसे लेकर अपने इन्विजिलेटर, उनके मनचाहे इन्विजिलेटर को लगाने के लिए इन्होंने पूरी व्यवस्था करी थी और इन्विजिलेशन वीक करके उनको चीटिंग कराने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी व्यवस्था ये करना चाह रहे थे। परंतु समय रहते हमारे पास सूचना आ गई थी, सूचना पर हमने कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट कर लिया था। तो इनका वो प्लान तो खत्म हो गया था, परंतु क्योंकि व्यवस्था जो वहाँ की थी सेंटर की, वो भी अच्छी नहीं थी और एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाए ढंग से, तो इस वजह से उस सेंटर पे थोड़ी अराजकता हुई और अराजकता की वजह से वहाँ पर बच्चों ने आक्रोश जाहिर करते हुए वो किया और उसके बाद काउंसिल ने वहाँ उस सेंटर के जो एग्जाम्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल करके। जयपुर के कॉलेज में जो हुआ, वो काम करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है। किसी का डर ही नहीं है। इस सरकार और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इस तरह से सामूहिक नकल कराने की तस्वीरें कोई 25-30 साल पहले मुझे यादें आती थी। उस वक्त छात्रों को पास कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। हर जगह सीसीटीवी है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कोई बात छुप थोड़ी सकती है। इसके बाद भी कोई इस तरह का दुस्साहस करे, ये वाकई में हैरानी की बात है। अब बात गुजरात की। गुजरात के कच्छ में आज पुलिस और प्रशासन ने इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने की मुहिम चलाई। बीती रात कांडला पोर्ट के आसपास 100 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन पर हुए एनक्रोचमेंट को हटाया गया था। नखत्राना और दयापर रेंज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 400 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जे हटाए। चूंकि कच्छ भारत और पाकिस्तान की सरहद पर है, सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव है, इस इलाके में बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हो रहा था। सरकारी जमीन पर बड़ी बड़ी मस्जिदें और दरगाहें बन गई थी। इन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज करा दिया गया था। इसलिए प्रशासन के लिए इन स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चलाना आसान नहीं था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि जिन मस्जिदों को वक्फ प्रॉपर्टी बताया गया था, उन सब की जांच करवाई गई। मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन जब हर जगह ये बात साबित हो गई कि ये सारे स्ट्रक्चर सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए थे, गलत तरीके से उन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी दिखाया गया था, इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए और जब लोगों ने खुद इन बिल्डिंग्स को नहीं तोड़ा, तो प्रशासन ने कल रात यहां बुलडोजर चला दिया। कुल 89 जगहों से अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिनमें 27 धार्मिक स्थल, 49 कमर्शियल प्लेसेस और 13 दूसरी तरह की बिल्डिंग शामिल है। कोस्टल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जो कोस्टल जिलों में डिमोलिशन का अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत कच्छ में पिछले दिनों में कई सारे स्ट्रक्चर जो हैं इलीगल स्ट्रक्चर्स, और इनमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो हैं वो धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको इस तरह से
ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ मैं कच्छ के आदिपुर में शिणाई गांव में हूँ, जहाँ ये गेबन पीर की दरगाह बनी हुई थी। इसको भी आप देखिए, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, जो कि एक मोडस ऑपरेंडी है कि एक छोटी सी मज़ार पहले बनती है और उसके बाद फिर एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए एक दरगाह बना दी गई थी और अब ये पूरी तरह ग्राउंड जो है ये यहाँ पे फ्लैट हो चुका है। इन इलाकों का ये इतिहास रहा है कि यहाँ से कई बार ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले भी सामने आए हैं, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये सेंसिटिव इलाके एज सच हैं। कई लोग जो यहाँ के निवासी हैं भारत के, वो उनके पाक कनेक्शंस जो हैं वो सामने आए हैं और वो खुद उनके क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड जो हैं वो भी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में निकल करके सामने आए हैं। इसलिए ये एक डिसाइसिव एक्शन है। कच्छ के एसपी सागर बागबारे ने बताया कि बुलडोजर एक्शन नियम कानून के दायरे में रहकर पूरी जांच के बाद ही किया गया है और ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी। अलग अलग जो अतिक्रमण की जगहें थी, जिसमें धार्मिक अतिक्रमण हो, व्यावसायिक अतिक्रमण हो या फिर असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अतिक्रमण, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड पे उन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रजिस्टर है, इन सारी जगहों को चिन्हित करके पिछले 10 दिन में एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो एक्सरसाइज की जा रही है, जिसमें अलग अलग 16 से अधिक जो हैं वो ऐसे धार्मिक अतिक्रमण ध्यान में है, उनको जो है डिमोलिश किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और दरियाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग ओवरऑल ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर एरियाज़ में भी जो एनक्रोचमेंट है, रिलीजियस एनक्रोचमेंट हो या कमर्शियल एनक्रोचमेंट हो, और जो कोस्टल एरिया में भी है, क्योंकि पूर्व कच्छ में हमारे यहाँ पे कंडला पोर्ट भी है। कंडला पोर्ट में काफ़ी ऑयल पाइपलाइंस भी निकलती है, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस भी है, तो वहाँ पे भी जो एनक्रोचमेंट है उनको भी चिन्हित करके कंडला पोर्ट के सहयोग से हटाए। लीगल प्रोसेस में जो नोटिस वगैरह देना था वो ऑब्वियसली पहले इंटीमेट किया था और उसके बाद ही जो है ये कार्रवाई की गई है। चीज़ों को देखते हुए और जो रिकॉर्ड्स है उसमें क्लियरली इस्टेब्लिश होता था कि वो सरकारी जगहों पे दबाण की गई थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले द्वारका में भी इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था। असल में समंदर के आसपास जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर मस्जिद या दरगाह बनाकर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। कच्छ के इलाके में कई बार बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई, कई बार पाकिस्तानी बोट्स को पकड़ा गया। इसलिए सिक्योरिटी के लिहाज से इन इलाकों से इलीगल एनक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। इसके लिए गुजरात पुलिस की तारीफ करनी होगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के जुल्म से परेशान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाम ने अब खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। रावलाकोट, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली समेत पूरे पीओके में अब पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग भड़क रही है। पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में पुरुषों के साथ साथ बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। सब खुलकर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने पाकिस्तानी सेना की गोली से सैकड़ों लोगों की मौत का कारण पीओके की जनता को मालूम है और वो गुस्से में है। जो लोग विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत ने वांटेड और भगोड़ा करार दे दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। पीओके के नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह रेड की जा रही है। इससे जनता में बहुत गुस्सा है। अब तमाम शहरों में पाकिस्तान की फौज और सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर आ रहे हैं, खुलेआम फौज को चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शनों को दबाने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने पीओके की सप्लाई लाइन काटने का ऐलान किया है। लोगों को मिलने वाला सरकारी राशन बंद कर दिया है। लेकिन पीओके के नेताओं ने कहा कि अब उन्हें पाकिस्तान सरकार की मदद नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान ने उनकी सप्लाई लाइन काटी तो वो भारत के साथ कारोबार शुरू कर देंगे। जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूं हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाएं। इनकी हालत अजीब है। मीडिया पे बैठते हैं, किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी।
इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पीओके में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह लोग जान हथेली पर रखकर पाकिस्तानी फौज को चुनौती दे रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसके बाद शहबाज शरीफ के लिए, आसिम मुनीर के लिए पीओके को कब्जे में रहना मुश्किल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो 6 महीने पहले ही कह चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग खुद भारत के साथ आएंगे। लगता है कि ये बात जल्दी ही सही साबित होगी। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर फाइनल बातचीत को लेकर सस्पेंस आज और बढ़ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर दोहा पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान के डेलीगेशन का अभी कोई अता पता नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका डेलीगेशन कतर जाएगा, लेकिन वो ट्रंप के एनवॉय से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका से फिलहाल बात करने का ईरान का कोई इरादा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कतर के पास ईरान के $6.4 बिलियन फ्रीज्ड हैं। ईरान की टीम कतर से अपने पैसे वापस लेने की बात करने दोहा जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच जो मेमोरेंडम हुआ है उसके तहत अगले 60 दिन में दोनों देशों को डील फाइनल करनी है। पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए थे, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर से शिकंजा कस दिया था। शिप्स की आवाजाही करीब रोक दी थी। अब कुछ जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं, लेकिन ईरान ने कहा कि जब तक अमेरिका लेबनान से इजरायली सेना को नहीं हटवाएगा तब तक कोई बात नहीं होगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी तब तक बंद रहेगी। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियां से फोन पर बात की है। ईरान के प्रेसिडेंट ने मोदी को मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि सभी मसलों का हल बातचीत से ही हो, इसमें सबकी भलाई है। ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल वाटर्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर भी बल दिया और कहा किसी भी देश को समुद्र में शिपिंग ट्रैफिक नहीं रोकना चाहिए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। जापान के प्राइम मिनिस्टर सना ताकाइची अपने पहले भारत दौरे पर कल दिल्ली आएंगे। मनरेगा योजना का नया वर्जन जी राम जी कल से देश भर में लागू होगा। उत्तराखंड में कल से मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। मदरसों में स्टेट बोर्ड का सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच कल चेस्टरले स्ट्रीट के रिवर साइड ग्राउंड में खेला जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।